आज की हमारी टॉपिक है दैट इज सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो 22 में हिल्टन यंग कमीशन आया, 34 में आरबीआई एक्ट आया और 1 अप्रैल 1935 को कौन आया सर? ये आया कौन? आरबीआई स्टैब्लिश हो गया इंडिया में। जितने भी कॉइन्स और 1 रुपए का नोट जो है इसको छोड़ के बाकी जितने भी नोट हैं 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी नोट हैं इनको इशू करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एज एन एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। देखो तीनों काम कर रहा है, बैंकर भी बैंक का भी काम कर रहा है, एजेंट का भी काम कर रहा है, उसका सपोर्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस भी दे रहा है। आखिरी उम्मीद तुम्हारी कौन था? फादर, बाप तुम्हारे। सेम ऐसे ही लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर बैंक के पास पैसा नहीं बचा है, अगर बैंक दिवालिया घोषित होने की कगार पे, बैंक के पास एकदम 0 रुपया बचा है और बैंक अपने कस्टमर्स को पैसा नहीं दे पा रही है तो गोहल्ला मचेगा। तो सर उससे अपने बैंक को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए आरबीआई मदद करता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। और हाँ, ये पेपर आप कहीं यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आरबीआई के अलावा ये पेपर कहीं भी रिडीमेबल नहीं है, कहीं भी आप इसको कैश नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, यूज भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि वो पेपर लेके चले गए सब्जी खरीदना है, भैया देखो हमारे पास 100 करोड़ का पेपर है, पैसा आएगा तो या बैंक के पास गिर रहती, बैंक को थप्पड़ मारेगी आरबीआई, कहेगी तुम हमारा पेपर यूज करोगे, बाप का पेपर यूज करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं अभय सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से आपके लिए नई टॉपिक लेकर आए हैं और आज की हमारी टॉपिक है दैट इज सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बड़ा आरबीआई आरबीआई सुना होगा सर, खूब आरबीआई के बारे में, आरबीआई ने ये किया, आरबीआई वो किया, आरबीआई से है, आरबीआई वैसे है, दुनिया भर के पंचायत सुना होगा। लेकिन सर क्या है आरबीआई, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता हमें। तो सर चलिए, कोई नहीं, आपको नहीं पता, हम सर किस लिए हैं? बताने के लिए तो हैं। तो बिल्कुल सर, आइए चलते हैं, आपको जो है आरबीआई की कहानी सुनाते हैं और आरबीआई क्या करता है, कैसे जो है कि ये बैंकों के पापा कहलाने लगे, कैसे जो है ये बैंकों का बाप, फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहलाता है, क्या करता है आरबीआई, फंक्शंस क्या है आरबीआई के, सारी चीजों पे डिस्कशंस होंगी। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए जल्दी से चलिए आते हैं अपने जो है कि उस पे टॉपिक पे। और सर हमारा सबसे पहला ही टॉपिक है दैट इज सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो बच्चा कभी भी लिखिएगा तो इट इज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स मतलब सुप्रीम, अपेक्स मतलब क्या होता है, याद रखना, अपेक्स मतलब होता है सुप्रीम बॉडी। सुप्रीम का मतलब होता है सुपीरियर। जैसे आपके घर में सबसे सुपीरियर होंगे ना बड़े पापा लोग या दादा लोग, बाबा लोग, कोई भी सुपीरियर, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर का सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, सुप्रीम पावर किसके पास है? वो है आरबीआई के पास। तो यहां पे याद रखिएगा। तो अभी हम सेंट्रल बैंक समझे तो ज्यादा बेटर है। अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, क्या करता है? कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, मतलब रूल भी करता है, चलाता भी है, रेगुलेट भी करता है और डायरेक्शंस भी देता है किसको? टू द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, ध्यान से सुनिए, किसी भी इकोनॉमी के, पूरी इकोनॉमी के बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को जो इंस्टीट्यूट ऑपरेट करता है, चलाता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और जो है उसमें क्या करता है सर, जो है डायरेक्शन देता है, तो ऐसी जो है कि इंस्टीट्यूशन क्या कहलाती है, ऐसी अपेक्स बॉडी क्या कहलाती है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। क्या कहलाती है? सेंट्रल बैंक, जिसको हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये सेंट्रल बैंक इंडिया, अब एक क्या है, अब फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। हर डेवलप्ड, फाइनेंशियली डेवलप्ड का मतलब होता है जिनका अपना जो है करेंसी है, जिनके पास अपना पैसा है, जिन अपनी तरीके से जो फाइनेंशियली स्टेबल कंट्रीज है, उनका अपना सेंट्रल बैंक है। और इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बोलो समझे कि नहीं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये किसकी सेंट्रल बैंक है? इंडिया की। हर कंट्री की अपनी सेंट्रल बैंक होती है और इंडिया की सेंट्रल बैंक जो है उसका नाम है आरबीआई। जैसे जो है यूएसए की अपनी सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका जो है कि अपना है, तो हर कंट्री की अपने अपने सेंट्रल बैंक्स हैं। ऐसे ही इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम था आरबीआई। ये आरबीआई सर थोड़ा सा समझते हैं। एक 1922 में एक हिल्टन यंग कमीशन आया। क्या नाम आया? हिल्टन यंग कमीशन।
ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू क्या हुआ, आरबीआई का जो है एक प्रोजेक्ट रखा गया ब्रिटिश रूल में कि जो है हिल्टन यंग कमीशन, ये दो नाम थे, हिल्टन और यंग, जॉन हिल्टन नाम था और एक यंग करके थे, इन दोनों के नाम पे एक कमीशन बना और जो है ये 1922 में ये कमीशन आया था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, इसी कमीशन के अंडर के थ्रू जो है 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। कौन सा एक्ट पास हुआ, आरबीआई एक्ट पास हुआ, कब, 1934 में। और फाइनली इंडिया को 1935 1 अप्रैल 1935 को इंडिया को अपना सेंट्रल बैंक मिल गया, जिसका नाम था सर क्या, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेट याद रखिएगा सर, 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1935। देखो 22 में हिल्टन यंग कमीशन आया, 34 में आरबीआई एक्ट आया और 1 अप्रैल 1935 को कौन आया सर, ये आया कौन, आरबीआई स्टैब्लिश हो गया इंडिया में। जब सर ध्यान से सुनिए, जब आरबीआई इंडिया में आया ना तो वो प्राइवेट शेयर होल्डरों का था। किसका था, इसमें जो पैसा लगा था वो प्राइवेट शेयर होल्डरों का लगा था, ठीक है। किसका लगा था, प्राइवेट शेयर होल्डर्स का था। प्राइवेट शेयर होल्डर्स का मतलब पूरी तरीके से पैसा किसका था, प्राइवेट सेक्टर का ही था, जो है कि ब्रिटिशर्स का ही पैसा लगा हुआ था। और सबसे इसीलिए सबसे पहले गवर्नर जो है कि आरबीआई के कौन थे सर, दैट वाज ऑसबर्न स्मिथ, ये ब्रिटिशर थे, ऑसबर्न स्मिथ इनका नाम था। और आरबीआई का हेडक्वार्टर देखो सबसे पहले तो कोलकाता में था, कहाँ था, कोलकाता में। बाद में कोलकाता से शिफ्ट होके कहाँ चला गया, मुंबई में चला गया आरबीआई का हेडक्वार्टर, ठीक है। आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बाकी जितने भी जगह पे आप आरबीआई के ऑफिस है या वो देख रहे हैं वो जोनल ऑफिस है। कौन सी ऑफिस है, जोनल ऑफिस। सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई, देखिए बेटा मैंने आप लोगों को सवाल का लेवल बढ़ाया। आपको फर्स्ट याद है ऑसबर्न स्मिथ, सेकंड नाम है दैट इज जेबी टेलर, इनका नाम था जेम्स ब्रायर्ड टेलर। क्या नाम था, जेम्स ब्रायर्ड टेलर, ये भी फॉरेनर थे। लेकिन सर जो याद करने वाली चीज है, जो एकदम पते की बात है, दैट इज थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड फर्स्ट गवर्नर अंडर ब्रिटिश रूल। मतलब आरबीआई के तो तीसरे गवर्नर थे, कौन से, तीसरे गवर्नर थे, लेकिन ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश रूल के पहले गवर्नर थे, इंडियन गवर्नर, ब्रिटिश रूल में पहले इंडियन और आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे कौन, सीडी देशमुख साहब। कौन थे, सीडी देशमुख साहब। समझ में आया, बोलो भैया कोई दिक्कत, ये मिली अच्छी जानकारी आपको कि सर पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे, ऑसबर्न स्मिथ, दूसरे थे जेबी टेलर और तीसरे फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई और दूसरा थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन, सीडी देशमुख। कोई तुमसे पूछे हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई अंडर ब्रिटिश रूल तो क्या लिखोगे, सीडी देशमुख साहब। कौन, सीडी देशमुख। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो क्या था सेंट्रल बैंक, आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक। आरबीआई की हिस्ट्री समझा दिया मैंने छोटे में, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, जरा आगे बढ़ते हैं। तो सर देखिए आरबीआई के फंक्शंस की बात करते हैं। सर किसकी बात करते हैं, आरबीआई का फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस रोल प्ले करता है, ऐसे कौन कौन से काम जो आरबीआई करने निकला। तो सर फंक्शंस ऑफ आरबीआई में सबसे पहला फंक्शन है, देखो भैया क्या, दैट इज करेंसी अथॉरिटी। आरबीआई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके पास करेंसी अथॉरिटी, नोट छापने की अथॉरिटी है भैया। कौन सी अथॉरिटी, नोट छापने की अथॉरिटी है। याद रखना बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, याद रखना। मनी में भी मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि जितने भी सिक्के हैं, जितने भी क्या कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स और 1 रुपए का नोट जो है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी नोट हैं, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, जो भी नोट हैं इनको इशू करता है कौन, आरबीआई। आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो निकाल के देख लीजिएगा। सर इन नोटों पे 1 के नोट को छोड़ के बाकी जितने भी नोट हैं सब पे गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन होगा, सब पे गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन होगा। 1 का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, उसको इशू करता है कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन इशू करता है बेटा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और 1 के नोट पे साइन किसका होता है,
तो सर फाइनेंस सेक्रेटरी का, आपके पास 1 रुपए का नोट होगा तो वो भी देखिएगा, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी लिखा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, ध्यान रखिएगा बच्चा, हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर लिख के चल देते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का साइन नहीं होता। तो आरबीआई के पास ही करेंसी अथॉरिटी होती है। फिर दूसरा फंक्शन क्या, अभी इसमें और डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई सरकार का बैंक कहलाता है। किसका बैंक? सरकार का बैंक, सरकार का बैंक। सरकार का बैंक कौन? भारत सरकार का बैंक कौन? आरबीआई कहलाता है, ठीक है। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक। हमारा बैंक चलो बीओबी एसबीआई ये सब है, एसबीआई बीओबी का बैंक कौन? आरबीआई। बैंकों का बैंक एंड सुपरवाइजर, उनको चलाने वाला, सुपरवाइज करने का कभी काम कौन करता है बच्चा? करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, पूरी इकोनॉमी में अगर पैसा ज्यादा हो गया तो भी कंट्रोल कर लेगा, और पूरी इकोनॉमी में पैसा कम हो गया तो भी कंट्रोल कर लेगा। पूरी इकोनॉमी में लोन ज्यादा हो गया तो भी कंट्रोल कर लेगा, और पूरी इकोनॉमी में लोन कम हो गया तो भी बढ़ा लेगा। वो बैठे बैठे सारे काम कर लेता है सर। ये इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है, ये आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या एक युद्ध होने जा रहा है। एक वही बोला ना, एक युद्ध में आरबीआई कूदती है कि क्या कंट्रोल करना है तो लोगों को बचाना है, और मतलब जो है बढ़ाना है तो लोगों को बढ़ा देना है। तो दोनों काम आरबीआई को करना होता है, ठीक है। तो अभी उसके बारे में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नाम आप सुनेंगे ना, तो उसमें जो है कि महंगाई आती है तो आरबीआई क्या करता है, मंदी आ गई, लोगों के जेब में पैसा नहीं है तो आरबीआई क्या कर देता है। सारी चीजों पे अभी जस्ट बात होंगी। फिर लास्ट में कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टोडियन का मतलब होता है कि अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है, रिजर्व करके बना के, जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये इतने फंक्शंस हैं आरबीआई के जिनको अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सर, एकदम डिटेलिंग पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा जरा, आगे बढ़े। चलो अब देखो, सबसे पहला फंक्शन आरबीआई का क्या है सर? दैट इज करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरबीआई के पास करेंसी अथॉरिटी है, करेंसी छापने की, नोट छापने की पूरी अथॉरिटी है, इसीलिए इसको बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब नोट इशू करने वाला बैंक कौन? आरबीआई। तो आरबीआई के पास देखिए सोल राइट। सोल राइट का मतलब होता है मोनोपोली। सोल राइट का मतलब क्या होता है? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होता है? एकाधिकार। मतलब हम अकेले हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं। जरा सोच के, गलती से भी सोच के देखो मेरे भाई, गलती से सोच के देखो कि अगर 10 लोग 10 इंस्टीट्यूशन नोट छापती तो 500 के नोट के कितने कलर हो जाते? मान लो आरबीआई छाप रही है 500 का नोट, चलो जो है कि दूसरे कलर का। अब मान लो कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन, कोई लड़की चला रही होती तो क्या कहती? भैया मेरा तो नोट बेबी पिंक कलर का रहेगा, हाँ या ना? उसको अब भैया पता चले 500 का नोट एक तो बेबी पिंक कलर का आ गया, एक करिए भैया मेरा तो नोट जो है ना डार्क रेड कलर का होगा, भैया चलो ना डार्क रेड कलर का आ गया। तो भैया ऐसे मतलब अब अगर अलग अलग 10 इंस्टीट्यूशन सोचो जरा नोट छापे तो एक ही नोट, एक ही डिनोमिनेशन, 500 के कितने तरीके के नोट आ गए? तो सर उससे क्या होता है? मिसलीड होगा, पता चले फर्जी नोट आ गए मार्केट में, कोई पकड़ नहीं पाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए आरबीआई को सोल अथॉरिटी दी गई है, मोनोपोली दी गई है। मोनोपोली दी गई है किसकी? फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स। जितने भी करेंसी नोट है इशू करिए, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। जितने भी 1 रुपए के नोट हैं और सिक्के हैं, जितने भी 1 रुपए के नोट और सिक्के हैं उनके अलावा, जितने भी 1 रुपए के नोट और सिक्के हैं उनके अलावा जितना भी पैसा है, उनके अलावा जितना भी पैसा है, जितने भी नोट हैं, चाहे 2 रुपए के हो, चाहे 5 के हो, 10 के हो, 20 के, सारे इशू करता है आरबीआई। सिर्फ सिक्के और 1 रुपए के नोट के अलावा, जिसको इशू करता है कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, आपके दिमाग में होगा सर ऐसा क्यों हो रहा है कि आरबीआई को इतनी बड़ी अथॉरिटी दी जा रही है? तो देखिए इसका एडवांटेजेस क्या है। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। अभी जस्ट बोला ना, एक ही कलर का नोट रहेगा तो यूनिफॉर्म रहेगा। 10 कलर का नोट आएगा, 10 तरीके का, 10 साइज का नोट आएगा तो अलग अलग चीजें मिसलीड होंगी कि नहीं होंगी? तो नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा। क्या होता है? मतलब एक जैसा। एक जैसा सर्कुलेशन रखने के लिए जो है हम क्या करते हैं? एक जो है कि सोल अथॉरिटी देते हैं। इट प्रोवाइड्स पावर टू
सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। आरबीआई क्या करता है, बैंकों को, सेंट्रल बैंक को पावर देता है क्या, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। आरबीआई को पता है कि कब कितना नोट छापना है, कब कितना नोट क्या करना है, सारी चीजें, हाँ या ना। तो इसीलिए जो है आरबीआई को ही सोल पावर दिया गया है सेंट्रल बैंक को, कि तुम ही करो, तो तुम मनी सप्लाई कर, 10 लोगों को करेंगे तो 10 को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है बेटा। एक को कंट्रोल करना पॉसिबल है, 10 को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसी को दिया गया। फिर इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक। सरकार आसानी से, बस दिक्कत उसको हुआ, सीधे आरबीआई को बोला, ऐसा है आरबीआई कि सुन रहे हैं बहुत ज्यादा तुम नोट वोट छाप रहे हो या ऐसे कर रहे हो यार, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। तो ऐसे एक को डांटने का मौका मिलेगा। सोचो चला 10 लोग नोट छापते तो 10 को डांटने का मौका, वो कहता अरे सर हम नहीं किए, वो कहता अरे सर हम नहीं किए, वो कहा हम तो एक दूसरे पे फेकम फाकी करते। ऐसे तो एक ही तुम ही हो, तुम ही बढ़ायो, तुम ही घटायो, तुम जानो। तो इसलिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुपरविजन करने में आसानी हो, इसलिए एक ही को अथॉरिटी दिया गया कि तुम ही छापो सिर्फ। और लास्ट में इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पब्लिक फेथ, लोगों का, जनता का भरोसा बना रहे, पब्लिक का फेथ आप में रहे, आपके करेंसी सिस्टम में फेथ रहे कि हाँ एक किसी भी अनपढ़ आदमी को भी तुम 500 का नोट दिखा दो, वो मान जाएगा हाँ भैया ये 500 का नोट है। लोगों का ये भरोसा है कि नहीं नहीं ये आरबीआई, तुम देखो तुम किसी फेक करेंसी कैसे चल जाती है, लोगों को बस देखा अच्छा कलर सही है आरबीआई है, देखा ऐसे उठा के देखा, अच्छा हम लोग क्या करते हैं ऐसे उठा के देखते हैं बड़ा बड़ा आरबीआई दिख रहा है, हाँ चलो भैया दिख रहा है, चलो सही है नोट। तो हमारा फेथ है, भरोसा है, तभी तो हम फंस जाते हैं। तो बस वही चीज है कि उस चीज से को जो है कि मेंटेन, भरोसे को लोगों का मेंटेन करने के लिए सिर्फ उसको सोल अथॉरिटी दी गई है, वरना क्या दिक्कत थी, 10 लोगों को दो भैया। ठीक, समझ में आया? तो उम्मीद है ये पूरा आपको कहानी समझ में आई होगी कि क्या होता है और क्यों दिया गया सब कुछ। ठीक है, चलो अब अगले फंक्शन को जरा पढ़ा जाए। तो अगला फंक्शन क्या है सर, देखिए अगला फंक्शन दे रहा है दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट का बैंक, सरकार का बैंक, सरकार के लिए बैंक का काम कर रही है। देखो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एज एन एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। देखो तीनों काम कर रहा है, बैंकर भी, बैंक का भी काम कर रहा है, एजेंट का भी काम कर रहा है, उसका सपोर्ट, और फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस भी दे रहा है। जैसे बैंक हमको, देखो अभी बैंक पढ़े थे ना कल पिछली क्लास में कि क्या बैंक हमको क्या बोल रहा था, हमारे लिए बैंक का भी काम कर रहा था, हमारे लिए एजेंट का भी, हमारा ट्रांसफर करा रहा था फंड, हमें इनकम टैक्स रिलेटेड कंसल्ट कर रहा था, फाइनेंशियल एडवाइजर के भी तौर पे काम। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है कौन, टू द गवर्नमेंट जो है आरबीआई। कौन काम करता है, आरबीआई। अब इन तीनों को जरा अलग अलग पढ़े तो एज अ बैंकर, एक बैंकर के तौर पे क्या करता है, इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट बैंकिंग बिजनेस है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी है, उनको कौन देखता है, आरबीआई देखता है। कौन देखता है, आरबीआई। फिर इट मेंटेन्स करंट अकाउंट, भारत सरकार का भी करंट अकाउंट मेंटेन करता है। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट फॉर गवर्नमेंट, सरकार को कि जो रिसिप्ट है उनको एक्सेप्ट भी करता है और पेमेंट भी करता है। देखो बैंक का ही तो फंक्शन है, लेकिन ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। फिर इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांस टू गवर्नमेंट फॉर टेम्पोररी पीरियड। देखो भारत सरकार को भी लोन दे रहा है, कह रहा है सर अपना ट्रेजरी बिल दीजिए हमको, अपना पेपर एक तो दीजिए, हम लोन दे रहे हैं। भैया आप भी हमारे लिए कस्टमर ही हैं, हम जो है कि हम ऐसे फिर फ्री का थोड़ी दे देंगे। तो वही वो बोला कि यहां पे भी क्या भारत सरकार को लोन दे रहा है कौन, गवर्नमेंट, आरबीआई जो है टेम्पोररी पीरियड के लिए, कि चलो कुछ समय के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिक्कत है, पैसा चाहिए, तो चलो भैया ठीक है हम दे दिए। ठीक है, ये तो बैंकर का काम हो। एज एन एजेंट का मतलब द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट का मतलब कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक का पैसा उठा लेती है, जनता का पैसा उठा लेती है। लाइक एनएससी पढ़ा होगा आप लोगों ने, मनी चैप्टर में मैंने पढ़ा था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स के थ्रू, सेविंग सर्टिफिकेट्स के थ्रू इशू करके पैसा ले लेते। उनको मैनेज कौन करता है, आरबीआई। पब्लिक के पैसे को, पब्लिक के कर्जे को मैनेज कौन करता है, आरबीआई मैनेज करता है गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। और लास्ट में आता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, भारत सरकार को वो क्या करता है, टाइम टू टाइम एडवाइस करता है, किन मैटर्स पे, इकोनॉमिक मैटर्स पे। किस मैटर पे, कि भाई सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलता है सर आप ऐसे करेंगे तो आपकी इकोनॉमी पीछे चली जाएगी। किस पे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी।
तो आगे कैसे बढ़ेगी वो भी बताता है। फिर फाइनेंशियल मैटर पे, पैसे से रिलेटेड भी मैटर पे कि सर यहाँ पैसा लगाना सही है, यहाँ पैसा लगाना गड़बड़ है, इस तरीके से आप लगाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, लोगों के जेब में पैसा बढ़ेगा, सारी चीज़ों पे। और मॉनेटरी मैटर्स, पैसे से रिलेटेड मैटर्स पे भी बात कौन देता है, एडवाइस कौन देता है, आरबीआई। देखो एडवाइस दे रहा है, सिर्फ राय दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो कुछ करता नहीं है। भारत सरकार खुद से अपना कुछ सब काम करे। आरबीआई बैंकर के तौर पे क्या करता है, इनके करंट अकाउंट को मेंटेन करता है, इनके पेमेंट और रिसिप्ट को एक्सेप्ट करता है, और इनको टाइम टू टाइम लोन भी जब जरूरत होती है लोन भी देता है। एजेंट के तौर पे पब्लिक डेप्ट को मैनेज करता है इनके, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे इनको एडवाइस करता है किन मैटर्स पे, इकोनॉमिक मैटर्स पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे और मॉनेटरी मैटर्स पे। समझ में आया? कोई दिक्कत? लिख लेंगे आराम से। चलो आगे बढ़े। चलिए अब तीसरा है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब आया बैंकों का बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब होता है बच्चा बैंकों का बैंक। तो बैंकर्स बैंक के तौर पे क्या करता है, आरबीआई कुछ फंक्शंस देता है, 2-3 फंक्शन इनको प्रोवाइड करता है। पहला, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ध्यान से सुनना बेटा, यही समझाना मुझे। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब आरबीआई जो है बैंकों को सीधे कहता है सुनो बैंक। किसको? आरबीआई को। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को बोलता है सुनो बैंक, जितना भी तुम्हारे पास पैसा डिपॉजिट के तौर पे आ रहा है, कुछ पैसा तुमको रिजर्व के तौर पे रखना है। अगर 100 रुपए डिपॉजिट के तौर पे आ रहा है तो तुमको इसका जो है कि 20% जो है रिजर्व के तौर पे रखना है। किस तौर पे रखना है? रिजर्व के तौर पे। और ये रिजर्व किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा, या तुम ठीक है तुम अपने ही पास रखो, बट जिस दिन चेक किए अगर नहीं मिला तो देखो क्या करते हैं। जिस दिन चेक किए नहीं मिला तब देखो तुम्हारा हम क्या करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद ये समझ में आया कस्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है बच्चा, समझना। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो तुम किसी से कर्जा लिए हो, ठीक है, समझना जरा। आप किसी से कर्ज लिए हो और आप जो है कि क्या किए, जो है आप आ रहे थे, आपको सब घेर लिए। अब बोले पैसा दो, तुम बोले भाई पैसा तो नहीं है, तो एक आध तमाचा पड़ाका, 2-4 पड़ाका तुमको दिया और बोला शाम तक पैसा मिल जाए नहीं तो देख लेना, शाम तक पैसा मिल जाए नहीं तो देख लेना। तुम क्या करते हैं तुम्हारा? अब तुमको मरता क्या ना करता, तुमको एकदम सांस अटक रही है, एकदम अंदर से अरे अब क्या होगा। तुम गए घर गए तो अपनी सो कॉल्ड दीदी लोगों को लगे, अरे दीदी तुम तो अच्छी हो, बहुत अच्छी हो यार, ऐसे वैसे मार एकदम चढ़ा रहे उसको। तो जो है दीदी बोली कि बताओ, दीदी पैसा दे देती, दीदी बोले हमारे पास नहीं है। फिर तुम गए भैया से बोले, भैया भी तुम्हारा जब जो है साथ नहीं दिया आज। फिर उसके बाद जो है गए मम्मी के पास, मम्मी भी जो है कि एकदम बोली ना हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, जाओ तुम। अब भाई कल ये दिए थे, खा गए का। अब मैटर तो किसी को पता नहीं है। अब तुम सर क्या करोगे? तुमको तो ये दिख रहा है कि अभी घर के बाहर निकलेंगे पिटाएंगे, बल भर मारेंगे। तो भैया अब तुम जो है अपनी आखिरी उम्मीद, दैट इज कौन? बाप। कौन? पापा। अब तुम ये सोचोगे ना, चलो यार गाली खा लेंगे, एक आध तमाचा बाप से मरा लेंगे, चलेगा, बाहर नहीं मराना है। बोलो हाँ या ना? तो बिल्कुल सर। तो पापा के पास गए और पापा से बोले पापा ऐसी ऐसी बात थी पापा, अब आज के बाद नहीं करेंगे। पापा एकदम भावुक हो गए। बाप बोला चलो औलाद तो अपनी ही है। पापा पैसा दे दिए, एक आख तमाचा जड़े, लेकिन चलो ठीक है, एक आख तमाचा एकदम मरा के एकदम, उसके बाद ऐसे बाल और फेड़े। फिर उसके बाद जो है कि तुरंत क्या हुआ, गए उसका पैसा वैसा दे के आ गए। तो आखिरी उम्मीद तुम्हारी कौन था? फादर, बाप तुम्हारे। सेम ऐसे ही लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर बैंक के पास पैसा नहीं बचा है, अगर बैंक दिवालिया घोषित होने की कगार पे, बैंक के पास एकदम 0 रुपया बचा है और बैंक अपने कस्टमर्स को पैसा नहीं दे पा रही है, तो हो हल्ला मचेगा। तो सर उससे अपने बैंक को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए आरबीआई मदद करता है। किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को। पैसा खुद से दे देता है, लो पब्लिक का पैसा दे दो और कम से कम तुम जिंदा रहो, बाद में हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। बात समझ में आया? दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत? देन उसके बाद अगला नाम है क्लियरिंग हाउस। क्या नाम है? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है बच्चा कि जैसे मान लो कि हमको जो है एक, ये भी एग्जांपल से ही समझते हैं, बीओबी
हमसे एसबीआई में पैसा जो है कि ट्रांसफर करना था, ठीक है। तो हम क्या किए, बीओबी का चेक इशू कर दिए। किसका चेक इशू कर दिए? बीओबी का एक चेक इशू कर दिए और एसबीआई में पैसा ट्रांसफर करना है। तो सर क्या करेंगे, अब बीओबी से चेक जाएगा एसबीआई दुनिया भर के, तो ये जो है कि दोनों बैंक आपस में थोड़ा बहुत इधर उधर मिसलीड हो सकता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, डायरेक्ट बिना फिजिकल ट्रांसफर के, ध्यान से सुनना, आरबीआई बिना फिजिकल ट्रांसफर के दोनों के अकाउंट को सेटल कर देता है, क्योंकि दोनों, बीओबी का भी अकाउंट आरबीआई के पास है और एसबीआई का भी अकाउंट, बीओबी से इतना पैसा काट के एसबीआई के अकाउंट में भेज देगा, बात खत्म। समझ में आया क्या? यही क्लियरिंग हाउस कहलाता है, चीजों को क्लियर कर दिया बिना किसी फिजिकल जो है उसके, चीजों को एकदम से क्लियर करके रख दिया, दैट इज नोन एज क्लियरिंग हाउस। तो दो बैंकों के बीच के ट्रांजैक्शंस को जब थोड़ा मिसलीड होता है, नहीं हो पाता है, तो आरबीआई, दोनों का अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास है। आरबीआई जिसका चेक है, जिसको जाना है, अगर मान लो बीओबी से एसबीआई जाना है तो बीओबी के अकाउंट से माइनस करेगा, एसबीआई के अकाउंट में प्लस कर देगा, बात खत्म। क्लियर है? समझ में आया? ये तो था बैंकर्स बैंक। अब एज अ सुपरवाइजर के तौर पे क्या काम करता है? सुपरवाइजर मतलब देखरेख करने वाला, देखने वाला। सुपरवाइजर के तौर पे सेंट्रल बैंक रेगुलेट और कंट्रोल करता है, किसको? द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, चलाता है और कंट्रोल में भी रखता है अपने, ठीक है। कैसे? देखिए, द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में भी रिलेटेड टू, अब रेगुलेशन किनसे? लाइसेंस, किस बैंक को लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना, ये भी डिसाइड करेगा कौन? आरबीआई। ब्रांच एक्सपेंशन, अगर कोई बैंक अपना ब्रांच, बीओबी, अगर बीओबी या एसबीआई अपना ब्रांच बढ़ाना चाहती हैं तो उसके लिए भी परमिशन कौन देगा? आरबीआई। मर्जर, एक बैंक दूसरे बैंक से मर्ज होना है, किस बैंक को किससे मर्ज करना है, इससे रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा? आरबीआई ही लेगा। विंडिंग अप, विंडिंग अप का मतलब अगर किस बैंक को बंद करना है, किस बैंक को क्या करना है, ये सारी चीजें, कौन सी बैंक बंद होगी, कब बंद होगी, इससे रिलेटेड भी डिसीजन कौन दे लेगा? आरबीआई लेगा। तो देखो, आरबीआई के पास ही पूरी अथॉरिटी है, तो है ना, आपके पापा ही तो सारा डिसीजन ले रहे हैं कि तुम करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। तो ऐसे ही बैंकों के पापा कौन? फादर ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक्स, फादर ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक्स कौन? आरबीआई। कौन? आरबीआई। सारे कॉमर्शियल बैंक्स का फादर कौन कहलाता है? आरबीआई कहलाता है। कौन कहलाता है बच्चा? आरबीआई। समझ में आया ये फंक्शन? चले आगे बढ़े। चलो देखो अगला क्या है सर। अब देखो ये खेल बड़ा निराला है, दैट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कैसे? इकोनॉमी में, जब देखो इकोनॉमी में दो सिचुएशन आती है बेटा, एक आती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन, एक आती है इन्फ्लेशन और दूसरा आता है डिफ्लेशन। एक आता है इन्फ्लेशन और दूसरा आता है क्या? डिफ्लेशन। सर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, जब देखो जनता के पास पैसा आएगा ना तो जनता पगलाएगी भाई, सिंपल जान लो, पब्लिक पागल हो जाती है। अब भाई तुम्हारे जेब में भी पैसा आ जाए तुम भी पागल हो जाओगे। पागल इन द सेंस कि मेंटल नहीं हो जाओगे भाई, पागल इन द सेंस कि उल जुलूल काम करोगे, उल जुलूल चीजें खरीदोगे, झूठ मूठ का डिमांड बढ़ाओगे, जो जरूरत है भी नहीं उसकी भी डिमांड लोग बढ़ाने लगते हैं जब लोगों की जेब में पैसा होता है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई क्या हो जाता है? ध्यान से समझना बेटा, इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको कम करने की बात होती है। क्या किया जाता है? कम। और डिफ्लेशन मतलब मंदी, मतलब कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, तो इस केस में मनी सप्लाई को क्या करेगी आरबीआई? मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करती है। क्या करती है? मनी सप्लाई को बढ़ा, एक में देखो इन्फ्लेशन के केस में घटाने की कोशिश करती है और डिफ्लेशन के केस में बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक लड़ाई ही तो है, एक युद्ध ही तो है, एक बहुत बड़े युद्ध पे निकली आरबीआई। बात समझे? एक बहुत बड़ा लड़ाई छिड़ा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नाम की दो लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। एक दुश्मन है इन्फ्लेशन, तो एक बार दुश्मन आया, दो लड़ाई यहां कर रहा है। एक बार दुश्मन, सामने वाला दुश्मन इन्फ्लेशन है और दूसरा एक बार सामने वाला दुश्मन डिफ्लेशन है। अब सीधे आरबीआई खड़ा है, चला। तो वहां पे जो है कि सर क्या कहता है, यहां पे जो है आरबीआई अपने इंस्ट्रूमेंट्स, तीर, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब समझ लो तीर गदा तलवार लेके निकला हुआ है। अब ये तीर गदा तलवार है क्या? तो सबसे पहला है रेपो रेट। कौन सा रेट भैया? रेपो रेट। भैया समझना जरा रेपो रेट क्या होता है।
रेपो रेट वो रेट होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे, ध्यान से समझना मैं बता रहा हूं, जिसपे आरबीआई लोन, क्या लोन देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को। किसको देता है? कॉमर्शियल बैंक्स को। याद रखना, वो रेट जिसपे आरबीआई लोन देता है या कॉमर्शियल बैंक लेता है किससे लोन? आरबीआई से। फॉर कैसे? फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेता है इसको रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेपो रेट। सुना होगा रेपो रेट इतना बढ़ गया, इतना घट गया, दुनिया भर की चीजें सुनते हो। आज पता चला रेपो रेट क्या होता है, कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, बीओबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक जो हैं आरबीआई से के पास जाते हैं लोन लेने। क्या करने? लोन लेने जाते हैं, तो उस पे इंटरेस्ट तो देगा ना, जो इंटरेस्ट देते हैं उसी को रेपो रेट बोलते हैं। और ये साल भर के लिए होता है, ये मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, साल भर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इसी के लिए इसको रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है। चलो समझ में आया। दूसरा, तो एक बात बताओ भैया, आरबीआई इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई को क्या करना है? मनी सप्लाई को कम करना है। तो क्या करेगी? लोन नहीं देना चाहेगी, क्योंकि लोन देगी तो बैंक क्या करती है? उठाएगी लोन आरबीआई से सस्ते दामों पे। चलो ये ज्यादा से ज्यादा 4% 5% चलता है। कितना परसेंट? 4 से 5% चलता है। 4-5% पे उठा के 15-20% पे ही सब ले जाके लोन बांट दे रहे हैं पब्लिक को। बोलो हाँ या ना? तो अगर ये लोग ज्यादा लोन इन लोग को मिल जाएगा, ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो ये लोग पब्लिक को ज्यादा लोन बांटेंगे, तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा या घटेगा? तो बोलो बढ़ेगा। तो सर हमें तो इन्फ्लेशन के केस में क्या करना था? कम करना था। तो इस केस में रेपो रेट क्या करा देंगे हम, या इस केस में रेपो रेट घट जाएगा। और लेकिन डिफ्लेशन के केस में, बोलो जल्दी, सॉरी, इस केस में रेपो रेट बढ़ेगा ना। इन्फ्लेशन के केस में, सॉरी, इन्फ्लेशन के केस में रेपो रेट बढ़ा देगा, महंगा कर देगा लोन। तो खुदे बैंक लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? मनी सप्लाई गिरेगी। और इस केस में रेपो रेट क्या करेगा? रेपो रेट घटा देगा। क्या करेगा? कम कर देगा। तो बैंक और लोन लेंगे, लोन लेके पब्लिक को बांटेंगे, तो पब्लिक के जेब में पैसा जाएगा, तो लोन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगा, तो लोगों के पास पैसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं समझाते भी चल रहा हूं क्या हो रहा है। देन उसके बाद दूसरा नाम आता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब देखो, रेपो रेट और बैंक रेट सेम है, बस एक छोटी सी डिफरेंस है बेटा। ये सेम वही, कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है किससे? आरबीआई से। अब इस बार किसके लिए? लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, लंबे समय के लिए नीड्स का, जो लंबे समय के 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए जो लोन लेता है, उसको, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट। इसी को डिस्काउंट रेट के भी नाम से जाना जाता है। किस रेट से बेटा? डिस्काउंट रेट। तो बच्चा एक बात बताओ, अगर बैंक रेट को हम क्या करें, कम या ज्यादा? तो सर आप बोलोगे जो है कि बढ़ा दो, बढ़ाओगे तो ये लोग ऑटोमेटिकली, बैंक जो है कम लोन लेगी, बैंक कम लोन लेगी तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा तो पब्लिक के पास भी पैसा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई घट जाएगी। ये टारगेट देखिए, मनी सप्लाई को घटाने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मनी सप्लाई को कम करने की बात। और यहां पे बैंक रेट, यहां पे क्या करना है हमें? मनी सप्लाई को क्या करना है? बढ़ाना है। तो बैंक रेट को क्या करेंगे? कम कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा? घटा देंगे। सस्ता हो गया लोन, ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल बैंक लोन उठा के किसके पास लेके जाएंगे? मार्केट में। और मार्केट में जाएंगी तो क्या हो जाएगा सर? मनी सप्लाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, चलो तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का रिवर्स अब क्या करती है सर? ये लोग जो है ना, आरबीआई यहां लिखो और कॉमर्शियल बैंक यहां लिखो, सीबी मतलब कॉमर्शियल। इस बार कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा, अपना क्या सेविंग ले जाके आरबीआई के पास रख देती है। कॉमर्शियल बैंक अपना सेविंग किसके पास रख देती है? आरबीआई के पास ले जाके रख देता है, और उस पे आरबीआई इंटरेस्ट देता है। जैसे हम अपनी सेविंग ले जाके बैंकों को देते हैं तो बैंक इंटरेस्ट देता है ना, ऐसे ही बैंक अपनी सेविंग ले जाके आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई भी इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स रेपो रेट। तो भैया एक बात बताओ, ये इस रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगा? जल्दी बोलो। इन्फ्लेशन के केस में, अब समझना, इन्फ्लेशन के केस में उसको पैसा घटाना है,
पैसा घटाने का मतलब उसको बैंकों के पास से पैसा कम करना है, लोगों के पास से पैसा कम करना है। तो वो क्या करेगा, इस रेट को बढ़ा देगा। जैसे इस रेट को बढ़ाएगा, 4% की जगह पे बोलेगा कि 10% दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 4% की जगह पे बोला 10% दे रहे हैं, तो बैंक लालच में आ जाएंगे कि नहीं, चलो पापा के पास इमेज भी बन रही है, पैसा हमारा पापा के पास जमा रहेगा, तो हाँ या ना, भौकाल बन रहा है। तो सर क्या हुआ, लालच में बैंक आके अपना सारा पैसा किसके पास पहुंचा दिया, आरबीआई के पास। तो मार्केट में पैसा तो नहीं ना जाएगा, जब मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई गिरेगी कि नहीं गिरेगी, गिरी, समझ में आया। और यहां पे क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को घटा देगा, बोलेगा कि ऐसा है कि हम तुमको 2% देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो उस केस में तुम क्या करोगे, उस केस में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बैंक जो है क्या करेगा, बैंक जो है अपना पैसा पब्लिक को बांटेगा, बोलेगा हम क्यों जाए, पापा थोड़ा सा ही पैसा दे रहे हैं, ठीक। अगला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है एक ओपन खुले बाजार में आरबीआई क्या करती है, अपनी बॉन्ड और सिक्योरिटीज खरीदती और बेचती है। खुले बाजार में आरबीआई क्या करती है, अपनी बॉन्ड और सिक्योरिटीज खरीदती और बेचती है। तो सर एक बात बताइए, बॉन्ड और सिक्योरिटीज बेचने और खरीदने का काम कर रही है, और सर ये पेपर इतने महंगे होते हैं ना, 100-100 200 करोड़ के होते हैं, 1000 करोड़ 500 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे होते हैं, लाखों के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बड़े डिनोमिनेशन के होते हैं। तो एक बात बताओ, और हाँ ये पेपर आप कहीं यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आरबीआई के अलावा ये पेपर कहीं भी रिडीमेबल नहीं है, कहीं भी आप इसको कैश नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, यूज भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि वो पेपर लेके चले गए सब्जी खरीदना है, भैया देखो हमारे पास 100 करोड़ का पेपर है, पैसा आएगा तो, या बैंक के पास गिरवी रख दे, बैंक को थप्पड़ थप्पड़ मारेगी आरबीआई, कहेगी कि तुम हमारा पेपर यूज करोगे, बाप का पेपर यूज करोगे, बात समझे कि नहीं। तो अब सर यहां पे क्या होगा, अगर मनी सप्लाई को घटाना है, मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है, तो आरबीआई क्या करने लगती है, सेल करती है। क्या करती है बेटा, सेल करती है, ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर देती है। मतलब एक पेपर दिया 100 करोड़ रुपया खींच लिया, एक पेपर दिया 1000 करोड़ रुपया खींच लिया, सोचो 1000 करोड़ रुपया मार्केट से चला आया किसके पास, आरबीआई के पास, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम होगी कि नहीं हो गई, पैसा कम हो जाएगा मार्केट में, और पैसा कम हो जाएगा मार्केट में तो सर लोगों की जेब में पैसा कम होगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, पक्का। और इसमें क्या करती है, परचेज करती है। क्या करती है, परचेज। परचेज करने का मतलब वापस खरीदना शुरू कर देती है, भैया ठीक है हमारा पेपर दे दो, पेपर दो, पैसा ले जाओ, क्योंकि डिफ्लेशन में उसको पैसा बढ़ाना है, क्या करना है, पैसा बढ़ाना है, तो पैसा ले जाओ, समझ में आया। तो इसमें बढ़ गया, इसमें घट गया, समझ गए। देन उसके बाद अगला नाम देखो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, एलआरआर। अभी पढ़ के पिछली वीडियोस में हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में कि एलआरआर क्या होता है, लीगल पैसा। अब आरबीआई बैंकों को डायरेक्ट वो कर रही है, सुनो बैंक, क्या बोला, सुनो बैंक, पहला काम तुम एक काम करो, जितना भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आता है, जितना भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आता है, पब्लिक जो भी पैसा जमा करती है उसका 4 से 5%, कितना, 4 से 5% तुम क्या करोगे, अपने पास कैश के तौर पे रखोगे। किस तौर पे रखोगे, कैश के तौर पे। और यही रेट जो है कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। मतलब जो डिपॉजिट बैंक के पास आ रही है उसका कुछ परसेंट बैंक क्या करती है, अपने पास कैश के तौर पे। जैसे अगर हम 100 रुपये डिपॉजिट किए तो बैंक 4 से 5 रुपया क्या करती है, अपने पास कैश के तौर पे रखी रहेगी, ठीक है। तो उसी रेशियो को बोलते हैं, उसी रेट को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आया। देन अच्छा, ये क्यों रखती है, बैंकों की लिक्विडिटी बनाने के लिए, ताकि कल को अगर कोई पैसा लेने वापस लेने आए तो बैंक एकदम से खाली ना रहे। कोई पैसा अपना मांगने आए पब्लिक तो बैंक एकदम से खाली ना रहे, बैंकों को जिंदा रखने के लिए आरबीआई ये सब काम करती है। और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है, आरबीआई बोलता है कि सुनो बैंक्स, तुम्हारे पास जो भी पैसा डिपॉजिट आ रहा है उसका कुछ परसेंट तुमको लिक्विड असेट्स के फॉर्म में रखना है। किस फॉर्म में, लिक्विड असेट्स। ये लिक्विड असेट्स क्या होते हैं, मतलब बच्चा जो कैश या कैश के जैसे होते हैं, लाइक जो है बॉन्ड्स के फॉर्म में रखो, चाहे गोल्ड के फॉर्म में रखो, चाहे प्रीसियस मेटल्स के फॉर्म में रखो, किसी भी चीज़ के फॉर्म में रखो, कैश के अलावा किसी और असेट के फॉर्म में रखो जो कैश के जैसा या कैश में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो ये एसएलआर ये लगभग 19 से 20% का चलता है। कितना चलता है बच्चा, 19 to 20%। अब देखिए 19-20% यहाँ, 4-5% यहाँ, लगभग 24-25% ये लोग क्या करवा रहे हैं, बैंकों से रखवा दे रहे हैं पैसा।
क्या कर रहे हैं, बैंकों से पैसा रखवा दे रहे हैं। समझ में आया? तो इसीलिए कहा गया है कि बैंकों की लिक्विडिटी, बैंकों को जिंदा रखने के लिए, ताकि कल को कोई पैसा लेने आए तो ऐसा ना रहे कि बैंक सबको लोन बांट के खत्म करके बैठी हुई है, भैया हमारे पास पैसा नहीं, हो हल्ला मचेगा, सरकार को प्रॉब्लम होगी, और सरकार को प्रॉब्लम होगी तो आरबीआई को परेशान करेगी। तो इस चीज से बचाने के लिए आरबीआई, तो एक बात बताइए, इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, हमको मनी सप्लाई कम करना है, हमको मनी सप्लाई क्या करना है, कम, मतलब बैंकों के पास पैसा कम, तो हम सीआरआर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, सीआरआर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और डिफ्लेशन के केस में घटा देंगे, ज्यादा से ज्यादा बैंकों को पैसा बचने लगेगा, लोन ज्यादा बांटेंगे। फिर एसएलआर को भी हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के केस में बढ़ा देंगे, ज्यादा पैसा रखो तो खुद ही पैसा तुम्हारे पास कम बचेगा तो लोन कम बांटोगे, और डिफ्लेशन के केस में घटा देंगे। समझ में आया? क्लियर? चलो, फिर उसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बच्चा? मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है कि लोन जब आप लेने जाते हो, जब आप लोन लेने जाते हो तो आप कितने का पेपर दे रहे हो और कितना लोन अप्रूव हो रहा है, कितने का पेपर दे रहे हो और कितना लोन है। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का पेपर दिया, कितने रुपए का पेपर दिया, 100 का, और आपका लोन अप्रूव हुआ 60 रुपीज का, कितने का लोन अप्रूव हुआ, 60 रुपए का, 100 के पेपर पे 60 रुपए अप्रूव हुआ, तो इसी डिफरेंस को, कितने की डिफरेंस हुई, 40 की, इसी डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बोला जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कि तुम 100 रुपए का पेपर दोगे तो हम तुमको 60 रुपए लोन देंगे। ठीक है? तो अब सोचो इन्फ्लेशन के केस में क्या करेगी वो, आरबीआई सीधे कहती है बैंकों को कि सुनो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, लोगों को बोलो कि हम 100 रुपए का पेपर दोगे तो 30 रुपए देंगे तुमको, कितना देंगे, 30 रुपए ही देंगे। क्या कोई पब्लिक जाएगी 100 रुपए का अपना पेपर गिरवी रख के 30 रुपए लेने? नहीं, तो खुद ही ऑटोमेटिकली पब्लिक लोन नहीं लेगी तो बैंक लोन बांट नहीं पाएंगे। अब जब बैंक लोन नहीं बांट पाएगा तो इकोनॉमी में पैसा ही कम हो गया ना, मार्केट में पैसा कम, क्योंकि खिलाड़ी तो बैंक है, ये लोन बांट बांट के इतना पैसा बढ़ा देते हैं सब ना, खिलाड़ी तो बैंक है और कोई नहीं है। ठीक, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इन्फ्लेशन के केस में क्या कर देगा, बढ़ा देगा। देखो बढ़ाया ना, 30 से 100 का 30 70 हुआ ना, और लेकिन वही अगर उसको धुआंधार पैसा अगर बढ़ाना है मार्केट में डिफ्लेशन के केस में तो क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा देगा। कैसे? बोलेगा 100 रुपए पे तुम 70 रुपए का लोन दो, देखो घट गया ना, 30 का डिफरेंस आया ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अगला है मोरल सुएशन। अच्छा, अब इतने से भी मन नहीं मान रहा है तो आरबीआई बैंकों को ऑर्डर दे रहा है, किसको, बैंकों को, कि सुनो बैंक, सीधे बोला सुनो बैंक, तुम लोगों के बुद्धि से खेलो, दिमाग से खेलो। किससे खेलो? लोगों के दिमाग से खेलो। क्या? लोगों को इनकरेज और डिस्करेज करो। अगर आरबीआई को लोन नहीं देना है, आरबीआई को मार्केट में पैसा कम करना है, आरबीआई जानते हो सीधे क्या कहती है, लोगों को डिस्करेज करो, लोगों के दिमाग में यह हटाओ कि पैसा नहीं लेना। अब तुम जब बैंक जाओगे ना, फॉर एग्जांपल तुम बैंक जाओगे ना पैसा लेने, तो बैंक का मैनेजर, अरे सर इस टाइम सही समय नहीं है, अभी लिए नहीं कि तुम मरी जाओगे, तुमको इतना बोल देगा ना कि तुमको लगेगा जा साला ये तो लोन ले लिया तो मरी गए हम। तो डिस्करेज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्करेज, क्योंकि उसको देखो एम क्या है, उसको पैसा नहीं देना है, उसको पैसा तुमको देना नहीं है, इसलिए वो तुमको डिस्करेज कर रहा है। क्लियर है? तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए वो क्या करेगा, डिस्करेज करना शुरू कर देगा। किस केस में? इन्फ्लेशन के केस में। लेकिन डिफ्लेशन, जहां पे उसको पैसा बढ़ाना है, मार्केट में पैसा ज्यादा ले जाना है, तो वो इनकरेज करना शुरू कर, सर आप ही का यही सही समय, देखो कैसे बात कैसे उसकी पलट रही, सर यही सही समय, अभी नहीं लिए तो सर आप अभी पैसा लेंगे तो ये होगा, मार दुनिया भर का मैनेजर तुम्हारे घर जा रहा है, मार फ्रूट्स लेके जा रहा है, मिठाई डायरी फायरी दुनिया भर का लेके, तो वहां पे क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इनकरेज। तो इन्फ्लेशन के केस में क्या करता है, डिस्करेज करता है, और डिफ्लेशन के केस में क्या करता है, इनकरेज करता है लोगों को। क्लियर है? अगला है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्या है बच्चा? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब देखो जब जनता पब्लिक इतने से नहीं मानी ना, इतना तीर मार रहा है भाई, समझ लो, अब तुम वही समझो ना कि लड़ाई युद्ध चल रहा है, मार तीर पे तीर मारे जा रहा है, मान नहीं रहा है, तो लास्ट में फेंक दिया एकदम ऐसा तीर, सब साफ। सीधे आरबीआई बोलता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में, सुनो बैंक नहीं मान रहे ना, सब पब्लिक नहीं ना मान रही है, लोन लेना चाह रही है ना, बंद करो,
सेलेक्टेड चीजों पे, बस खाली एजुकेशन पे लोन दोगे, हेल्थ पे लोन दोगे, इमरजेंसी लोन दोगे, बाकी किसी चीज के लिए लोन अभी नहीं दिया जाएगा। बैंकों को सीधा ऑर्डर, देखो अभी तक तो संभाल रही थी चीजों को, यहां सीधे ऑर्डर दे रही है, नहीं देना, बंद करो। इसी को बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिट राशनिंग। राशन सबको नहीं ना मिलता, ध्यान से सुनना, राशन सबको नहीं ना मिलता, सेलेक्टेड लोगों को मिलता है ना। ऐसे ही उन्होंने, आरबीआई ने बोला तुम उधार भी सेलेक्टेड लोगों को दोगे, लोन सेलेक्टेड लोगों को दोगे, सबको नहीं दोगे। समझ गए? तो इसीलिए क्रेडिट राशनिंग लग जाता है कब? इन्फ्लेशन के केस में। किस केस में? इन्फ्लेशन के केस में। मतलब आपको घर बनवाने के लिए होम लोन, दुनिया भर के पर्सनल लोन, मैरिज लोन, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, सब बंद कर देंगे सब। कुछ सेलेक्टेड इमरजेंसी के लिए लोन देंगे, एजुकेशन के लिए देंगे, हेल्थ के लिए देंगे, इन सब चीजों के लिए देंगे, बाकी सब चीजों के लिए बंद। लेकिन अगर वही डिफ्लेशन का केस आ जाए, जहां उसको मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो बोलेगा हटा दो क्रेडिट राशनिंग, सबको पैसा दो, गाय खरीदने के लिए, भैंस खरीदने के लिए, बकरी खरीदने के लिए, जो भी खरीदने के लिए पैसा दे दो, उसको मैरिज का शादी करना है, उसको घर अपना रिनोवेशन कराना है, जो भी करना है दे दो पैसा। तो विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग, इसमें क्रेडिट राशनिंग हटा दी जाती है और इसमें क्रेडिट राशनिंग लगा दी जाती है। तो ये क्रेडिट राशनिंग नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब आरबीआई इंपोज कर देता है क्या कि सेलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, तो उसको बोला सेलेक्टेड लोगों को लोन दिया जाएगा। जैसे राशन सेलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, सबको नहीं मिलता, तो ऐसे ही क्रेडिट मतलब लोन भी सेलेक्टेड लोगों को ही दिया जाएगा। समझ में आया? तो उम्मीद है सर आपको ये देखिए आरबीआई के पूरे फंक्शन समझ में आए होंगे। आरबीआई के फंक्शन में ये देखिए कंट्रोलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आगे अभी जब आप डिटर्मिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे इसमें ये पूरी चीजें मिलेंगी। अगर ये आपको याद रही ना, ये समझ गए होंगे आप ना, तो वो चैप्टर हवा में उड़ाओगे बेटा, इतना आसान बन जाएगा वो चैप्टर अगर ये। इसीलिए मैंने इसको एकदम डीपली आपको समझाया, एक एक चीज कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में काम करता है। क्लियर है? चलिए, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब देखिए सर, हम जो है कि अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। दैट इज क्या है कि ये है सर हमारा कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच का क्या डिफरेंस। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक हम पढ़े, उनके बीच की डिफरेंस। तो सर कॉमर्शियल बैंक क्या, यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैनेज करेंसी एंड कंट्रोल मनी सप्लाई को, ठीक है। सॉरी बच्चा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये सेंट्रल बैंक का नहीं, ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। किसका है? कॉमर्शियल बैंक का है, और ये सेंट्रल बैंक का है, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक का है, सॉरी वो मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी ले आती है, करेंसी मैनेज करती है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अभी जस्ट पढ़ के आए हो। गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल, सरकार चलाती है इसको। उसके बाद बैंक होता है, बैंक टू द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू नॉट बट नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक, आम जनता के लिए नहीं है, सिर्फ बैंकों के लिए है, गवर्नमेंट के लिए, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है, लेकिन आम पब्लिक के लिए नहीं है। हैज द लीगल मोनोपोली ऑन इशूइंग करेंसी, करेंसी इशू करने का लीगल मोनोपोली अभी जस्ट बताया। बैंक ऑफ इशू भी इसको बोला जाता है, सेंट्रल बैंक को। देन रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को चलाता भी है, रेगुलेट भी करता है और सुपरवाइज भी करता है। देन उसके बाद फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्ट्स एट लेंडर ऑफ लास्ट, लेंडर ऑफ बैंकों की आखिरी उम्मीद का काम भी करता है। कौन? ये। डू नॉट कंपीट विथ कॉमर्शियल बैंक, सर बेटे से कैसा कंपटीशन? कभी भी आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक से कंपटीशन नहीं रखती, बोलती है बेटे से कैसा का औलाद हो भैया, तुमसे हम कंपटीशन करेंगे, तुम हमारे लेवल के हो नहीं ना। फिर एग्जांपल द आरबीआई, सेंट्रल बैंक का एक एग्जांपल आरबीआई। फिर उसके बाद टू मेक प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? सर्विसेज देता है किसको? बैंक, पब्लिक को। यूजुअली प्राइवेटली ओन, प्राइवेट लोग ही चला रहे हैं इसको, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यही लोग हैंडल करते हैं। डज नॉट इशू करेंसी, करेंसी भी इशू नहीं करता। यूजेस करेंसी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है उसी को यूज करता है। ऑपरेट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक होती है, जो भी कंट्री की सेंट्रल बैंक है उसको, आप प्लीज क्लास एक चीज ध्यान रखें, सेंट्रल बैंक में आप कभी भी आरबीआई लिख के मत कर देना, नहीं तो वो सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, इसलिए सेंट्रल बैंक नाम यूज कर लेना,
ठीक है। एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड्स लोन एंड क्रेडिट एंड ऑफर अकाउंट सर्विसेज, जितनी भी अकाउंट सर्विसेज ये सारी चीजें करते। कम्पीट्स विथ अदर कॉमर्शियल बैंक, दूसरे कॉमर्शियल बैंक से ये कम्पीट करता है। कौन? कॉमर्शियल बैंक। और एग्जाम्पल SBI, HDFC, ये सारी चीज। तो सर देखा आप लोगों ने, अगर आप पढ़े हैं चीजों को, अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, ये सब कुछ तुम लिख लोगे भाई। बात समझ में आया? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था बच्चा, इसके लिए थोड़ा सॉरी उसके लिए। देखो ये आपका कॉमर्शियल बैंक नहीं, ये आपका सेंट्रल बैंक हो जाएगा। और ये जो है आपका, ध्यान से समझना, ये आपका कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा, ठीक है। ये सेंट्रल नहीं रहेगा, ठीक, बस ये समझ लीजिएगा, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक, ठीक, बस इतना याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। ये बच्चा, ये देखो, ये डिफरेंशिएशन तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाना चाहिए, तुम खुद लिख लोगे। जब तुमको पूरी टॉपिक मिल जाएगी ना, तुमने सेंट्रल बैंक पढ़ा, तुमने पिछले वीडियो में जो है कॉमर्शियल बैंक पढ़ा, दोनों को समराइज करो, देखो ऑटोमेटिकली सारी बातें वही है, देखो सब कुछ है, लिख दो। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक का एग्जांपल, सेंट्रल बैंक का एग्जांपल, कॉमर्शियल बैंक क्या काम करता है, सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, कॉमर्शियल बैंक किसके लिए काम करता है, सेंट्रल बैंक किसके लिए काम करता है, सारी चीजें यही लिखी हुई हैं बच्चा, सब कुछ लिख दो। आगे बढ़े, चलो। तो सर ये आपका जो मनी और बैंकिंग टॉपिक था ना, मनी भी मैंने खत्म किया, बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंक्स पढ़ाया, उसके बाद सेंट्रल बैंक समझाया, तो आपका बैंकिंग टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी किस पे, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से जो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन पे होगी, ठीक है। तो अच्छे अच्छे लेवल के, आपके बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, उसमें सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, कैसे क्या है, किस तरीके से लिखना है, कौन से क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो सकते हैं, कौन से MCQ है, ये सारे PYQs आपको समझाए जाएंगे, करवाए जाएंगे क्वेश्चंस। असर्शन रीजन बेस्ड, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी अब हम लेकर आ रहे हैं, जो है कि कैसे इमेज देख के आपको लिखना है, ये सारे जो है PYQs आपको पढ़ाए जाएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो जम के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना सपोर्ट कमेंट हब परिवार को बनाए रखें। क्लास, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।